से बहुत बहुत नमस्कार और सबका अभिवादन आप सभी का। साथियों, पिछली बार जो हमारी चर्चा चल रही थी वो संख्याओं के पहले की गतिविधियों पर बात हम कर रहे थे और संख्याओं पर भी थोड़ी बातचीत हुई थी और हमने जो बातें की थी उसे मोटे रूप से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ जब हम संख्याओं को लेकर काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संख्याओं की अवधारणा के साथ जो तीन प्रमुख बातें हैं उसमें से एक को किसी को छोड़ा जा सकता है। उसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि हम संख्याओं को गिनने के साथ शुरू, जिसमें संख्या का नाम शामिल है और संख्या के नाम के साथ साथ संख्या की समझ जो चीजों को गिनने से शुरू होती है वो आती है साथ साथ। तो ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं, चीजों को गिनना, क्रम से आगे तक बढ़ना, और इस पूरी प्रक्रिया में हम संख्याओं को लिखने से, संख्याओं के प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने से अभी हम बच्चे को अलग रखते हैं। तो शुरू की गतिविधियां हम काउंटिंग से, गिनने से शुरू करते हैं चीजों को, और बच्चा यदि चीजों को ठीक ठीक गिनना शुरू कर देता है, गिनने लगता है और उसे क्रम को पहचानने लगता है, तो उसके बाद फिर हम चाहें तो संख्यांकों का परिचय करा सकते हैं। और इसी बीच में छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा हम जोड़ने और घटाने का काम भी उन 5 तक की संख्याओं में कर सकते हैं। और जब हमको ये पूरा विश्वास हो जाए कि बच्चा 1 से लेके 5 तक किसी संख्या समूह को बहुत आराम से सही सही गिन सकता है, संख्या नाम के साथ संख्याओं के समूह, वस्तुओं के समूह का सही सही मिलान कर सकता है और संख्यांकों को भी सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता है, हम जब आश्वस्त हो जाएं, हालांकि इसके लिए हमको बहुत तरह की गतिविधियां करनी पड़ेंगी और बहुत सारा समय देना पड़ेगा। यही वो महत्वपूर्ण जगह है जहां हम गणित की शुरुआत की अच्छी मजबूत नींव रख सकते हैं। तो जितना भी समय लगे हमें जरूर लगाना चाहिए यहाँ पर। और जब हम 5 तक आश्वस्त हो जाए कि बच्चा तीनों प्रकार की चीजों को ठीक ठीक पहचानने लगा है, तब हम अपनी गिनती को 6 से 9 तक इसी क्रम में ले जाएंगे। इन संख्याओं के लिए बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं। अगली बार चर्चा होगी तो मैं आपको गतिविधियों की सूची और यदि हो सकेगा तो उसके कुछ नमूने आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो 1 से 9 तक यदि बच्चे ने ठीक ठीक समझ बना ली है, समझ बनाने का मतलब वो सही सही चीजों को गिन सकता है। समूह में कुछ वस्तुएं दी जाए तो बता सकता है कितनी वस्तुएं हैं। हम कुछ संख्यांक उसे दें लिखकर या संख्या नाम बोले तो उतनी चीजें निकाल कर बता सकता है। उन 1 से 9 तक की संख्याओं के बीच वस्तुओं के माध्यम से और बिना वस्तुओं के उपयोग के वो जोड़ना और घटाना भी कर लेता है। तो इतनी सारी चीजें जब वो ठीक ढंग से करने लगता है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं शून्य की तरफ। पिछली बार आपको याद होगा हमने चर्चा के दरमियान ये बात कही थी कि गणित में एक जो क्रम से बढ़ने की बात होती है कि एक अवधारणा अपने पहले वाली अवधारणाओं पर आधारित होती है। इसका यहाँ पर हमको उपयोग करना होगा। हम शून्य के बारे में बात करना चाहते हैं। तो शून्य भी वैसी ही एक संख्या है जैसी बाकी दूसरी संख्याएं हैं। एक थोड़ा सा फर्क है कि दूसरी जो संख्या है 1 से 9 और उसके आगे की सभी संख्याएं चीजों के मौजूद होने पर उनके लिए बात करती है कि समूह में 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, 2 चीजें हैं, 1 चीज है। लेकिन शून्य के साथ एक खासियत है, ये समूह में चीजों के नहीं होने पर उनके होने के लिए बात करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको ढूंढने में दुनिया को बहुत हजारों साल लगे। संख्याएं तो बहुत पहले से थी, लेकिन संख्याओं के लिखने की पद्धति में शून्य ने जो हमारी मदद की है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। तो उसकी वजह यही है कि शून्य की जो प्रकृति है वो बाकी संख्याओं से कुछ मामले में थोड़ी सी अलग है। वैसे तो वो भी एक संख्या है, जैसे बाकी संख्या है वैसे वो भी एक संख्या है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, जब समूह में चीजें होती हैं तो बाकी सारी संख्याएं बताती है कि समूह में इतनी चीजें हैं। लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जो समूह में चीजों की अनुपस्थिति के लिए बात करती है कि समूह में शून्य चीजें हैं। तो ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये समूह में शून्य चीजें हैं, इसको बोलना और समझकर बोलना, इसकी मुझे लगता है काफी सारी जरूरत होती है बच्चे के साथ काम करने की, ताकि अपनी भाषा में समझ के साथ उस शून्य का इस्तेमाल कर सके। इसे करें कैसे? हमने जोड़ने और घटाने की संक्रियाएं की हैं और वस्तुओं के साथ जोड़ने घटाने की क्रिया की है। जोड़ने घटाने की जो
संक्रिया है हम वस्तुओं की मदद से करेंगे और समूह से चीजों को एक एक करके कम करते चले जाएंगे और एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब सुधीर सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, कृपया अनम्यूट कर लेंगे सर, 1 मिनट। हेलो। जी सर, अभी ठीक है सर, बस जस्ट हो गया था। ठीक। तो जी मैं ये कह रहा था कि हम शून्य की तरफ आने के लिए घटाने की संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों के सामने कुछ चीजें रख देंगे हम और फिर बोलेंगे कि आप गिनकर बताइए कितनी चीजें हैं। फिर एक कम कर दें और पूछे अब कितनी चीजें हैं। तो मान लीजिए आपने शुरू में 3 फूल रखे थे। एक फूल हटाने के बाद बच्चों से पूछे, वो बताया कि 1 और 2 कुल 2 फूल हैं। फिर एक हटा दें। फिर पूछे, बच्चे का जवाब होगा 1 फूल है। उस फूल को भी हटा दें। अब पूछे कितने फूल है। बच्चे का जवाब होगा अब तो एक भी फूल नहीं बचे या कोई फूल नहीं है, ऐसा कुछ जवाब हो सकता है। इस क्रिया को अलग अलग चीजों के साथ बार बार दोहराएं और बच्चे के सामने इस स्थिति का निर्माण करें कि एक स्थिति ऐसी भी आती है कि समूह में कुछ भी चीजें नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जब एक फूल था और उस फूल को हटा लिया गया, तब जब कुछ भी फूल नहीं बचा या कोई भी चीज नहीं बची, एक भी चीज नहीं बची, उस स्थिति में हम कहते हैं शून्य फूल बचे। मैं शून्य बचे नहीं कह रहा हूं, इस पर गौर करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि शून्य बचा कहना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब हम केवल संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमारी बातचीत कुछ चीजों को लेकर के चल रही है, तब हम शून्य का उपयोग उन चीजों के साथ ही जोड़कर करेंगे। मान लीजिए हम किताब की बात कर रहे हैं, तो किताबों के साथ भी हम समूह में बात करते चले कि जब आखिरी किताब ही हटा ली जाती है, तब बच्चे को ये कहना होगा कि शून्य किताब बची। और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के साथ, अलग अलग वस्तुओं के साथ प्रयोग करें। जब वस्तुओं के साथ प्रयोग करें, उसके बाद आप चित्रों के साथ काम कर सकते हैं। उनके सामने चित्र रखते जाएं और चित्रों को हटाते चले जाएं। फिर कुछ लकीरें खींच दें, लाइन खींच दें, कुछ अमूर्त चीजें जो थोड़ी सी अमूर्त है, उन चीजों को रखें, उनको भी एक एक करके हटाते जाएं। तो बच्चा हर परिस्थिति में ये बात कह पाए कि जब समूह से सारी चीजें हटा ली जाती हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं ये शून्य अमुक चीज बची। थोड़े समय के बाद जब बच्चा शुद्ध रूप से संख्याओं के साथ काम करना शुरू कर देगा, तब फिर हम देखेंगे कि अगर 5 में से 3 घटाने की बात हो रही है तो 2 बचता है। वहां पर हम किसी चीज का जिक्र नहीं करते, क्योंकि जो संख्या हमारे सामने थी वो 5 थी, बिना किसी संदर्भ के। और 3 हटाने की बात हमने की या 3 घटाने की बात की, तो वो भी बिना किसी संदर्भ के था। तब जो 2 बचता था वो शुद्ध संख्या के रूप में बचता था। तो उन परिस्थितियों में जब उस 2 से भी हम 2 को घटा दें, तब बच्चों से बात करें, तो वहां पर हम बच्चे में ये अभ्यास पैदा करें कि उस केस में कहे कि शून्य बचा, तो शून्य चीजें बची और शून्य बचा। ये इस तरह के वाक्य का प्रयोग उस संदर्भ के साथ बच्चा करना सीख जाएगा। तो हमको आगे जब हम गिनती को आगे बढ़ाएंगे, उस समय मदद मिलेगी कि जब हम दहाई के 10 की तरफ जाएंगे, तब हम उस परिस्थिति में बात कर पाएंगे जब हम इस समूह से कोई चीजें नहीं रही, तब क्या कहना होगा। तो ये एक छोटी सी चीज थी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का अभ्यास हम करते हुए चले जाएं, तो आगे संख्याओं को समझने में और संख्याओं को बनाने में बच्चों को कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर यदि कोई सवाल है किसी साथी का, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। शून्य को लेकर तो ये बड़ा स्पष्ट आपने ये अच्छा बताया सर कि शून्य किताबें बची, तो शून्य के साथ संदर्भ भी ले चलना चाहिए। तो संख्या वो चिन्ह में शून्य और संदर्भ के साथ शून्य, दोनों का अलग मतलब है। तो ये एक बड़ा अच्छा बिंदु जी। निकल कर आया, सीखने के लिए मिला। और बाकी किसी को कोई सवाल हो तो जरूर पूछे, मुझे ये सीखने को मिला। धन्यवाद सर। और किसी साथी का कोई सवाल या कोई संशय हो तो अपनी बात जरूर रखें।
अच्छा चलिए, कोई दूसरा सवाल। पिछली बार हमने ये कहा था कि जो हमारे मित्र हैं वो पिछली जो बातें की गई हैं उस पर बच्चों के साथ काम करके देखें और अपने अनुभव शेयर करें। तो सर ऐसा कोई अनुभव किसी साथी का आया हो तो प्लीज थोड़ा उसके बारे में बात होती है तो मुझे मदद मिलती है आगे बात करने में। बिल्कुल सर, हम साथियों से ही पूछेंगे। रोजी मैम, आपने कुछ संख्या के ऊपर कुछ बच्चों के साथ काम किया इस बीच में, तो कोई अनुभव बताएंगे अपना? रोजी मैम, आप तक आवाज जा रही है? हेलो। हाँ मैम, ये सर का पूछना था कि जैसे पिछले क्लास से या उसके पहले भी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बातें सर ने बताई। तो बच्चों के साथ आप पढ़ाती हैं, तो नंबर सिस्टम में कोई विशेष बात आप बताना चाहती हो कि ये बताने में तकलीफ होती है या ये बताना आसान होता है, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? नंबर सिस्टम में जैसे कि बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है, जैसे कि 10 के आगे। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं 10 के आगे जैसे ये दहाई वाला अंक रहता है ना, उसमें कंफ्यूज होता है कि उन लोग उधर वाला को जोड़ता नहीं है। और इधर जो फर्स्ट में रहता है जैसे 11, 11 में उन लोग, चाहे 12, 12 में उन लोग 2 को लिखने के बजाय 1 को लिख देता है। ऐसा ठीक है कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे में होता है, जैसे कि उन लोग को दहाई और इकाई में मतलब समझ में नहीं आता है जल्दी। जी। अब बिल्कुल, ये मुझे लगता है आपने ठीक बहुत है। बहुत बड़ा बिंदु उठाया है कि 9 के बाद जैसे ही हम्म। बच्चा 10 में पहुंचता है, तो शायद सर भी यही बात ध्यान दिला रहे थे कि शून्य आने के बाद बहुत काम आसान हुआ। और आगे शून्य का उपयोग करके सर कैसे बताएंगे हमें, क्योंकि इवन जो शब्दों का जो प्रयोग का भी जो सिस्टम है अंग्रेजी में 11, 12, 13, 14, 15, तो 11, 12, हाँ। बड़ा विचित्र, वहां पे बहुत बच्चों को कठिनाई होती है। बाकी 21, 22, 23, 31, 32, 33 वहां बच्चों के लिए आसान हो जाता है, वो एक रेलगाड़ी जैसा चलता है। 11, 12 में हाँ। क्या होता है, शिक्षक ही जानेंगे ज्यादा या फिर हमारे गुरु जानेंगे। तो हम आपसे ही सुने, आप लोगों से सर। चलिए ठीक है रोजी जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक जो वास्तविक समस्या है बच्चों की उसको यहाँ पर सामने रखी। ऐसे मेरे बाकी जो साथी हैं उनसे भी मेरे बार बार अनुरोध रहेगा कि वो बात करें। बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि वो जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं होगी। आपकी हर बात, आपका हर अनुभव हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से हमारी अपनी भी समझ बनती है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम एक्चुअल में टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं जब वो बच्चों के साथ काम करते हैं। तो वो चीजें अगर सामने आएंगी तो दोनों तरह होगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जो मैडम ने बात की, रोजी मैडम ने, तो वहां पर पहुंचने के लिए एक बात है कि संख्या के बारे में। तो इसे तो जो नाम है, जो हमारे देवनागरी या हिंदी के जो नाम आए हैं उसके पीछे भी एक पैटर्न बनता है। और संस्कृत में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, मतलब वहां पर 10 और उसके साथ कौन सी संख्या जुड़ी हो उसकी बात आती है। अंग्रेजी में भी 11, 12, 13, 14, 15 ये जो बना है, तो उसमें भी आप देखेंगे 14 में 4 शामिल है, 15 में 5 शामिल है, 16 में 6 शामिल है। तो जो नामकरण जब कभी भी किया होगा किसी भाषा में, किसी भी भाषा में किया होगा, तो उसके पीछे एक आधार या तर्क जरूर शामिल रहा होगा कि नाम इस तरह से रखे जाए। और जो भाषा का विकास हुआ उसमें भाषा विकसित हुई, तो जब गिनती की बात हुई तो उसमें जो अरब कंट्रीज के साथ भी जो बातचीत होती थी या जो आदान प्रदान होता था ज्ञान का, उसका भी कुछ प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा। तो उसके कारण जो स्वरूप आता है तो उसका अर्थ हम शायद सही ढंग से कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक तर्क होता है कि जिस समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समूह का नाम उस समूह के गुण के आधार पर रखा जाए। तो चलिए, शून्य के बारे में हमने बात की कि शून्य को बच्चा इस रूप में पहचानता है कि जब समूह से चीजें कम कर दी जाएं, कम करते करते चले जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब समूह से सारी चीजें हटा ली जाती हैं। उस समय हम कहते हैं कि शून्य चीजें हैं। ये जो है वो ही महत्वपूर्ण है। एक चीज
बच्ची है, दो चीजें हैं, एक चीज है। तो अब कोई चीज नहीं है, नहीं कहना है, नहीं की बात नहीं आ रही। उस नहीं को हटाने के लिए शून्य प्रयुक्त होता है और कहता है शून्य चीजें हैं या शून्य है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि शून्य का होना उस वस्तु के नहीं होने को प्रदर्शित करता है। तो इस गुण को हम ठीक तरह से समझ लें और अच्छी तरह से बच्चों के साथ इस पे काम करें, और जब ये बात समझ में आ जाता है तब उसके बाद शून्य के साथ जोड़ने घटाने की बात भी हम करें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है संख्याओं के साथ, कि बच्चा 1 से 9 तक की संख्याओं के साथ जोड़ना और घटाना तो बड़े मजे के साथ कर लेता है, लेकिन जब हम शून्य को शामिल करना या शून्य को हटाने की बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं, तब भी उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी समूह में शून्य चीजें जोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, किसी समूह से शून्य चीजें निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो शून्य बच रहा है वो एक चीज हो गई। उसके बाद समूह में शून्य का शामिल होना या समूह से शून्य को निकाल लेने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, इस पर भी हमको बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। तो बच्चा खुद ब खुद अगर इस निष्कर्ष से पहुंचता है कि यदि किसी समूह में 4 चीजें हैं, उसमें शून्य चीजें जोड़ दी जाए, तो शून्य चीजों को जोड़ने का या शून्य चीजें शामिल करने का क्या अर्थ होता है, इस पर उनको सोचने का मौका जरूर मिलना चाहिए। जैसे हमने 4 कलम रख दी और उसके बाद हम उससे कहे कि इसमें 2 कलम शामिल करो और बताओ कितनी कलम हो गई। फिर नया एग्जाम्पल लें, 4 कलम हैं, उसमें हमने 1 कलम और शामिल करी और पूछा कि अब बताओ कितने हो गए। अब हम उससे कहें कि अब इन 4 कलम में आप शून्य कलम शामिल करो। तो शून्य कलम शामिल करने का मतलब क्या है, अब इस पे ठहर के बच्चे को सोचने देने की बहुत जरूरत है कि हम शून्य कलम शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है। तो देर से देर बच्चा इस बात को समझ जाएगा कि मुझे कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कुछ भी शामिल नहीं करने का मतलब होता है शून्य चीजें शामिल करना। फिर देखिए, नहीं करना और करना का जो फर्क है वह शून्य अपनी मौजूदगी से स्पष्ट करता है। किसी चीज को हम शामिल नहीं कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं शून्य चीजें शामिल की जा रही हैं। ठीक इसी तरह से समूह से कुछ भी नहीं निकालना, इसको हम कह रहे हैं शून्य से शून्य निकालना। या किसी समूह से कुछ कम करना या कुछ कम नहीं करने का अर्थ है समूह से शून्य कम करना। तो ये दूसरी 2 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं, शून्य का जोड़ना और शून्य का घटाना। इस पर भी हम बच्चों के साथ काम करें। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस भाषा का सही सही उपयोग करने के मौके बच्चे को भरपूर मिलने चाहिए। ये वो जगह है जहां से हम गणित की एक महत्वपूर्ण नींव रखने जाते हैं। तो अगर मेरी बात स्पष्ट हो गई हो तो फिर मैं आगे चलता हूँ, और कोई सवाल हो तो आप मुझे बीच में रोक के अपने सवाल रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब शून्य को समझना, शून्य को जोड़ना और शून्य को घटाना वाला काम बच्चा समझ जाए तो संख्याओं के साथ भी इस काम को कराएं, संकेतों के साथ काम कराएं। अब उसके साथ आप लिख दीजिए 5 है, इसमें धन शून्य करके बता पूछिए कि अब कितना होगा। तो अगर सपोर्ट के लिए बच्चा उतनी चीजें लेना चाहता तो लेने दीजिए, संख्याओं में प्रश्न को लिखें, फिर उसके लिए उतनी वस्तुएं लेने दें। तो 5 के संख्यांक के लिए बच्चा 5 वस्तुएं लेता है और शून्य के संख्यांक के लिए सोचने दीजिए कितनी वस्तुएं लेगा। तो देर सबेर बच्चे इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि शून्य का संख्यांक यदि है तो शून्य जोड़ने के लिए मुझे कोई चीज नहीं लेनी है, और इस कोई चीज के नहीं होने के बाद ये 5 चीजों को मिलाकर मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो 5 ही मिल रहा है। तो ये निष्कर्ष बच्चे खुद निकाल लें तो हमारी कोशिश सार्थक है। हमको अगर न बताना पड़े तो समझ जाइए बच्चे ने समझ विकसित कर ली है। और यदि बताने की आवश्यकता आ रही है इसका मतलब हमको उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो इसको कभी भी न बताएं जो निष्कर्ष की बात हम कर रहे हैं, ये बच्चे की तरफ से ही आने दीजिए। और तब तक मुझे लगता है कि हमको इंतजार करने की आवश्यकता रहती है, अलग अलग ढंग से इस गतिविधि करने की आवश्यकता होती है। यह जब सारी प्रक्रिया हो जाए तब हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। अब देखिए, हमने संख्याओं का नाम तो रख लिया, 1 से 9 तक की संख्याएं हमने रख ली और एक नई संख्या शून्य से भी परिचय प्राप्त कर लिया, इनके बीच आपस में जोड़ना घटाना शुरू कर लिया। अब हमको आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए संख्याओं को फिर से लिखे बगैर, मैंने पहले जो आपके साथ बातचीत की थी वहां पर संख्याओं के लिखने को या संख्याओं का परिचय कराने वाली बात को बाद में शामिल किया। शुरू में आप सिर्फ गिनिए, गिनने के लिए वस्तुएं होंगी हमारे पास और
संख्या का नाम होगा, समूह का नाम होगा। तो अब हमारी गिनती जो 9 तक पहुंच गई, तब उसमें हम आगे जोड़ेंगे, 20 तक जाएंगे हम, और 20 तक जाने के दरमियान केवल संख्याओं का नाम आएगा वस्तुओं के साथ, और क्रम से आएगा। 9 में एक चीज शामिल करने पर जो नई संख्या मिलती है वो 10 होती है। 10 में एक और शामिल करने पर जो नई संख्या मिलती है वो 11 होती है। तो आप 15 तक चले जाइए, तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 6 नई संख्याएं बच्चे के पास आ गई, 6 नए नाम बच्चे के पास आ गए। अभी जो आपका सवाल था कि जब बच्चा 11 बोलता है तो 11 को समझने में दिक्कत होती है। तो 11 जब हम बात करते हैं, 11 के बारे में जब बात करते हैं, तो 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो 11 अपने आप में जो संख्या है वो, 11 को जब लिखा जाता है संकेतों के माध्यम से वो, और 11 अपना खुद का नाम। तो नाम, संख्या का अर्थ और उसको संख्यांकों में प्रदर्शित किए जाने की परंपरा, ये 3 चीजें होती हैं। तीनों में से एक को हटा दें, संख्यांक के रूप में लिखने वाली बात को हटा दें, तो बच्चे के पास सिर्फ 2 चीजें बच जाती हैं। एक तो नया नाम उसके पास आता है, और उस नए नाम का अर्थ क्या होता है इसे वस्तुओं के माध्यम प्रदर्शित करने की बात आती है। तो इन दोनों पे वैसे ही पर्याप्त अभ्यास करिए, जैसे आपने 1 से 5 तक आने में, 6 से 9 तक आने में, फिर 1 से 9 तक करने में किया, ठीक उसी तरह से संख्याओं के नाम के साथ क्रम से बोलना और उतनी वस्तुएं इकट्ठी करना, इस एक्सरसाइज को लंबे समय तक कराइए। और जब आप पक्का हो जाए कि हर बच्चा 1 से लेकर 15 तक की चीजों को गिन के बता सकता है, कुछ समूह दिए जाने पर गिन के बता सकता है कि उसमें 13 चीजें हैं, 14 चीजें हैं, 8 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, ये जब करने लग जाए और एक क्रम समझ में आ जाए और छोटे बड़े का फर्क समझ जाए, ये 13 वस्तुओं का समूह 14 वस्तुओं के समूह से 1 ज्यादा होता है, 10 वस्तुओं का समूह 8 वस्तुओं के समूह से 2 ज्यादा होता है, 5 वस्तुओं का समूह 14 वस्तुओं के समूह से 9 कम होता है। इतनी सारी बात जब बच्चा बहुत अच्छे से करने लगे, बिना गलती किए करने लगे, तब आप समझ जाइए कि बच्चे ने 15 तक नाम का उपयोग करके वस्तुओं को गिनना सीख लिया। अब हमको जरूरत है इन संख्यांकों के लिए संकेत का निर्धारण किया जाए। तो 1 से लेकर 9 तक के जो संकेत थे वो तो निर्धारित थे। हम चाहते तो 10 के लिए भी नया संकेत बना सकते थे, 11 के लिए भी नया संकेत बना सकते थे। चित्र मतलब जैसे 9 की एक आकृति, 8 की आकृति, वैसे 10 की भी आकृति बनाई जा सकती थी, आगे के संख्याओं की भी आकृति बनाई जा सकती थी। तो आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। कहीं न कहीं जाके हमको इन आकृतियों को रोकना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आकृतियां होंगी, बहुत तरह की नए नए चित्र होंगे, तो हम धीरे से उनको समझने में गलतियां करेंगे, भूल जाएंगे, तो प्रयोग में लाने में इसको दिक्कत होगी। इसलिए ये व्यवस्था थी कि एक सीमा के बाद हम नए संकेत नहीं बनाएंगे, हमारे पास जो उपलब्ध संकेत हैं उनका ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रक्रिया एकदम पहली जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें मैंने आपसे कोरी की बात की थी। 20 के बाद जो हमारे साथी हैं उसको नए ढंग से गिनते हैं, 1 कोरी 1, 21 के लिए उनके पास ये शब्द होता है, और उसको बताने के लिए 20 का एक समूह और एक चीज होती है। तो ये जो समूहन है, ये समूह में बनाकर आगे फिर से उसी गिनती को उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, वो गणित की एक बहुत बड़ी खोज है, संख्या पद्धति की बड़ी खोज है। इसको हम अभी जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है उसमें हम इसको 10 तक सीमित करते हैं। हम चाहे तो इससे कम से भी कर सकते हैं, हम 5 संख्याओं का भी एक संख्या पद्धति बना सकते हैं, 4 संख्याओं की संख्या पद्धति बना सकते हैं, 12 संख्याओं की संख्या पद्धति बना सकते हैं। हमारी मर्जी है, हम खेल सकते हैं संख्याओं के साथ, और कम से कम 2 संख्याओं पर आधारित संख्या पद्धति हमको बनाई जा सकती है, जिसका हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बात हुई कि हमको कहीं न कहीं पर जाकर समूहन करने की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है उसमें हम समूहन 10 चीजों का करते हैं। 9 तक के लिए हमारे पास संकेत मौजूद हैं, 10 चीज को हम नए संकेत में प्रदर्शित नहीं करते, 10 के लिए हम पुराने संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम उन 10 चीजों का एक नया समूह बनाते हैं, वो 10 है वो फिर 1 बन जाता है। अगर हमने उन 10 चीजों को बांध के एक बंडल बना लिया, 10 चीजों को एक थैली में बंद कर दिया, या 10 चीजों की मोतियों की एक माला बना दी, किसी भी तरह से हमने उनका एक समूहन कर दिया, उन 10 चीजों को एक साथ रख लिया, तो ये जो 10 चीजें हैं वो फिर 10 होने के साथ साथ 1 भी बन जाती है।
इनके लिए एक नया शब्द आ जाता है, वो समूह हो सकता है, बंडल हो सकता है, थैली हो सकती है, माला हो सकती है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है गिनती को आगे बढ़ाने का, कि हम चीजों का समूहन करते हैं 10 पर आकर। तो अब हमारे पास गिनती, बच्चे ने 20 तक गिनना सीख लिया चीजों को, हम बच्चे से कहें चलो बेटा एक काम करो 10 चीजें निकालो, तो उसने 10 चीजें निकाल ली। अब हम कहें कि आप इसको एक थैले में बंद कर दो या रस्सी से बांध दो, यदि लकड़ियां हैं तो रस्सी से बांध दी, कंकड़ पत्थर बीज वगैरह हैं तो इनको हम थैले में बंद कर दिए। अब हम एक थैला बनाने के बाद बोलें कि अब इन 10 में हम एक मिला तो क्या मिलेगा? बच्चा बताएगा, क्योंकि उसको गिनना सीख लिया 20 तक, तो बिल्कुल तुरंत कह देगा कि 10 में हम एक चीज और मिलाएंगे तो 11 चीजें हो गई। चलो ठीक है, 11 चीज में एक और मिला होगा तब क्या हो जाएगा? तो बच्चे के पास से आपके पास जवाब आएगा 12 चीजें हो गई। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, थोड़ी देर 14 तक आप पहुंचिए, और 14 तक पहुंचने के बाद अब बोलिए कि 14 चीजों को जो आपने रखा कैसे रखा है, तो विश्लेषण करने दीजिए। बच्चे बताएंगे कि जो 14 चीजें हैं उसमें से मैंने 10 चीजों को तो एक थैली में रखा हुआ है और 4 चीजें अलग से बची हुई हैं। गौर करिए, मैं यहाँ पर फिर से रुक के बात कर रहा हूँ कि जो प्रक्रिया चल रही है, हमने 1 से लेके 20 तक गिनने की बात की वस्तुओं को, और इस गिनने के गुण या गिनने की क्षमता जो बच्चे ने विकसित कर ली है, उसका इस्तेमाल करके अब हम संख्या बनाने जा रहे हैं। ये संख्या कहाँ तक बनी आप देखिएगा। तो इसके लिए हम 14 पर आकर रुक गए। मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। जो 14 चीजें हैं उसको रखा कैसे है बच्चे ने, आप बात करिए तो बच्चा बताएगा कि 10 चीजों को मैंने एक थैली में रख लिया है और 4 चीजें अलग हैं। तो आप पूछ सकते हैं क्या हम इनको चीजें और थैली के रूप में बात कर सकते हैं? अगर आपने पेन ही लिया या लकड़ी का एक बंडल बनाया, माचिस की तीलियों का बंडल बनाया, माचिस की तीलियां थोड़ा काम करने में प्रैक्टिकली मुश्किल पैदा करती है क्योंकि छोटी होती है साइज में, और बहुत छोटी चीजों को काउंट करने में पकड़ने में बच्चों को थोड़ी मुश्किल आती है। तो आप लकड़ियों की थोड़ी लंबी लंबी स्टिक्स ले लें या 10 पेन का एक समूह बना लें, ऐसी कोई चीज लें जिसको बच्चे को हैंडल करने में आसानी हो। तो आप पूछ सकते हैं, हम उदाहरण के लिए पेन की बात करते हैं, 14 पेन थी, तो 14 पेन में से उसने 10 पेन को बांध के एक बंडल बना लिया और 4 पेन अलग बचे हुए हैं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि बंडल और खुले पेन, ऐसा एक आप कॉलम बना लीजिए कि खुले पेन लिखें और उसके बाई तरफ बोर्ड में आप लिख दें बंडल। अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि अब बताओ कि आपके पास जो 14 चीजें हैं उसको किस रूप में आप देख पाते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि जो 14 चीजें हैं उसमें एक बंडल है और 4 चीजें हैं। मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको? आशीष सर, सॉरी देवाशीष सर। बिल्कुल सर। हमने 10 का हेलो। पहला हमने एक बंडल बनाया 14 चीजों को बताने में कि 10 पूरा होता है और 10 के बाद 4 और चीजें जुड़ती है तो 14 होते हैं। तो इसमें बंडल का परिकल्पना कि 10 के साथ एक बंडल बनने की परिकल्पना यहाँ से विकसित होती है। और इसी साथ मैं ठीक। निवेदन कर दूं कि 1 मिनट में अगर ये सेशन कटेगा तो सभी लोग उसी लिंक पर क्लिक करके जुड़ेंगे सर। तो हमने 14 को 2 तरह से बताने की बात बच्चे के साथ विकसित की। बच्चे ने 14 चीजें गिन के निकाल ली, उसने 10 का बंडल बना लिया और उस 14 चीजों को उसने एक नए रूप में प्रस्तुत किया जिसमें 10 का एक बंडल है, 4 चीजें अलग है। इसको अब हम लिखने की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से 1 मिनट हो रहा है सर, ये कट जाए उसके बाद फिर हम जोड़ने की बात, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सर। इस बीच चाहे तो कोई साथी बात कर सकते हैं जब तक हम फिर से कनेक्ट हों उसके पहले। जो मेरी बात है ठीक तरह से पहुंच पा रही है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। नहीं, बिल्कुल सर। मैं सभी साथियों से निवेदन ये रहेगा कि अगले सत्र में भी जुड़ने के बाद भी अपने मन की कोई भी बात गणित की सर से आप करें, ताकि उनको भी लगे कि संवाद हो रहा है, दोनों तरफ से बात हो रही है।
तो इसमें हिचकिए मत और खुल के कुछ भी पूछिए। यहाँ हम सभी सीखने के लिए आए, कोई सब कुछ नहीं जानता है। तो जितना बात करेंगे हम लोग उतना ज्यादा ही सीखेंगे। दरअसल सर बात यह है कि मेरे मन में पूरे समय प्रश्न बना रहता है कि जो मैं बातचीत कर रहा हूँ वो कुछ काम की है भी कि नहीं है। तो ये चीज मुझे लगातार परेशान करती रहती है। ये जो मेरी बातचीत है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, कुछ मुझे बदलने की आवश्यकता है क्या? तो जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं चलेगा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो चुनौती है वो समझ रहा हूँ। और हम चाहेंगे कि जी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अगले सत्र में लोग इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अच्छे साथी सर हैं। जरूर मैं वेलकम करूंगा सर हाँ, जी। सरिता। कर रहे थे तो 14 वस्तुओं को बच्चों ने गिन कर निकाला और एक खास तरीके से एक खास व्यवस्था में रखा। इस व्यवस्था में 10 चीजों का एक बंडल था या थैली थी और 4 चीजें अलग से थी। अब हम इसको लिखने की बात करेंगे। तो लिखने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम तो होगा जो थैलियों के बारे में बात करेगा और एक कॉलम होगा जो खुले हुए कलम या जो थैलियों में बंद नहीं है उन कलम की बात करेगा। हम कलम का उदाहरण ले रहे हैं। थैली आप चाहे तो इसको बंडल कह सकते हैं। तो कुछ भी चीज थैली या बंडल एक समूह के लिए और खुली चीजें के लिए एक दो दूसरा कॉलम बना ले। और बच्चे से पूछे अब देखो भाई तुम्हारे सामने जो चीज है और मैंने यहाँ पर 2 जगह लिखी हुई है तो जो जीतना है उसको तुमको गिन के लिखना है, कैसे लिखोगे? तो आप यहाँ पर इंतजार करेंगे, देखेंगे बच्चा करता क्या है। हो सकता है बच्चों से गलतियां हों लेकिन फिर से उनको सवाल करिए, मौके दीजिए। तो देखेंगे कि अगर हमने चीजें खुली चीजें रखी हैं, एक बार शायद बताना पड़े खुली चीजों का मतलब उन कलम से उन पेन से है जो बंडल में नहीं है। आप उनको बोलिए गिन के आप रखो लिखो। आप देखिएगा कि बच्चे 4 चीजों के लिए संख्या 4 लिख रहे हैं और एक जो बंडल था उसके नीचे बंडल के नीचे 1 लिख रहे हैं। ये 14 अपने आप बन रहा है, हमने नहीं बताया 14 को ऐसे लिखा जाता है। 14 गिनना आता है उसको, 14 बोलना उसने सीख लिया है, 14 चीजों का अर्थ समझता है, 14 को लिखने की एक्सरसाइज कर रहा है। और उससे हमने उसके सामने एक मदद सिर्फ इतने की कि 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक बंडल के लिए और एक खुले के लिए। और बच्चा इस समूह को जैसा देख रहा है वैसा लिख रहा है। तो हम बोलेंगे अच्छा चलो 14 को इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे 14 ऐसा लिखा जाता है, हम बिल्कुल कोई नियम नहीं थोपेंगे। 14 को इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। 14 को लिखने का एक तरीका ये हो गया और एक तरीका तो हम खुली चीजें 14 एक साथ रखें वो भी तरीका है। अब हम कहेंगे चलो इसमें से हम एक निकालना चाहते हैं, एक कलम कम करना चाहते हैं, क्या होगा? तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे ने गिनने की खूब प्रैक्टिस की, अच्छे से उसको गिनना आता है। एक चीज को उसने निकाल दिया, घटाने का काम किया। 14 में से एक घटाने के बाद कितना बचा वो उसको बोले गिन के बताओ कितनी चीजें बची। वो हो सकता है बंडल में से 1 2 3 करके 10 तक गिन ले, या हो सकता है कह दे कि इसमें 10 तो है ही है, 10 के बाद 11 12 13 चीजें बच गई। 13 चीजें बच गई, अब इसको लिखोगे कैसे? फिर सवाल छोड़ दीजिए, अब देखिए करता है कि नहीं। तो अभी उसने 14 को लिखने का जो अनुभव प्राप्त किया है या यदि किसी एक बच्चे ने अनुभव प्राप्त किया है तो बाकी बच्चे भी उसके साथ मिलकर 13 को डिजाइन करना खुद से कर लेंगे। समूह में एक समूह है और खुली चीजें 3 है और गिन कर उसने बताया 13 है। तो जो खुली चीजें हैं उसके नीचे 3 लिख सकते हैं बच्चे। और यदि बंडल के नीचे 1 लिख लेता है तो ठीक है, नहीं तो आप उनको सोचने के और मौके दे सकते हैं। अब ये उसने 13 को डिजाइन किया, 3 खुली चीजों के नीचे और 1 बंडल के नीचे। अब फिर उसमें से फिर से बोलिए 1 और कम करिए। ठीक इसी तरह से आप देखिएगा वो 12 को गिन लेगा और 12 को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है बंडल खुले में वो कर लेगा। एक बार फिर से आप 1 कम करिए और 11 बनाने दीजिए। अब इन 4 संख्याओं को जो बच्चे ने डिजाइन की है, जो बनाई, उसके बारे में आप उनसे बात करिए कि आपने 14 को 1 और 4 क्यों लिखा, 12 को 1 और 2 क्यों लिखा। उनको एक्सप्लेन करने दीजिए कि 12 को मैंने 1 और 2 इसलिए लिखा कि एक जो है वो एक बंडल था इसलिए मैंने 1 लिखा, और 2 चूंकि खुली हुई कलम थी 12 में इसलिए 2 यहाँ लिखा। तो जिनको मैं जितनी चीजों को मैं 12 गिनता हूं तो उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका बंडल और खुले में ऐसा हो सकता है। तो 12 को मैं 1 और 2 एक बंडल और 2 कलम के रूप में भी लिख सकता हूं। अभी हम बिल्कुल भी इकाई दहाई की बात नहीं कर रहे हैं। अब इससे 11 से लेकर 14 तक की संख्याओं को या 14 से लेकर 11 तक की संख्याओं पे काम कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि इस 11 चीजों में से एक चीज और हटा दो।
ये वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर हो सकता है थोड़ा बच्चे को ज्यादा सोचना पड़े। उस एक खुली हुई कलम को हटाने के बाद आप पूछा अब इसको कैसे लिखोगे भाई? तो अब याद करिए, शून्य को इंट्रोड्यूस करते समय हमने क्या कहा था? जब कोई भी चीज ना हो तो हम कहते हैं शून्य चीजें हैं। तो अब इसको लिखने को बोलिए तो देखिएगा आप, बंडल एक तो पूरा मौजूद है तो बंडल के नीचे एक लिख देगा। और जब खुली चीजों के बारे में बात आएगी तो हो सकता है थोड़ी सी बातचीत हमको यहाँ पर बच्चे के साथ करनी पड़ेगी। अब हम पूछेंगे जब 2 कलम थे तब तुमने 2 लिखा था, 1 कलम थी तो तुमने 1 लिखा, अब क्या है? तो बच्चे जवाब देंगे अब सर शून्य कलम है। अब कलम नहीं है कि भाषा उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि इस शून्य को लेकर हमने इतनी सारी बात की है कि समूह में चीजों के नहीं होने को शून्य चीजें है करके बोलना उसकी आदत में आ चुका है, उसको समझ चुका है। जब चीजें नहीं होती तो मैं कहता हूँ शून्य चीजें हैं। अब उस नॉलेज को जिसको हमने पहले बिल्ड किया, उसके अंदर पहले निर्मित किया है, उसका इस्तेमाल करने दीजिए। वेट करिए, मत बताइए अपनी तरफ से, भूल कर मत बताइए क्या करना है, उसका इंतजार करिए, याद दिलाइए पहले तुम क्या करते थे। अब देखिए कि उसने 10 चीजों के लिए लिखा क्या, और मेरा यकीन है कि बच्चा 10 को 10 की तरह लिख लेगा और बताएगा 10 को ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। 10 को ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 10 का एक बंडल है और खुली कलम एक भी नहीं है, माने शून्य। खुली कलम की संख्या शून्य है, इसलिए मैं 10 को 10 की तरह लिख रहा हूँ, 10 को 1 और 0 लिख रहा हूँ। अब आप सवाल कर सकते हैं कि ये काम मैं 10 से 14 की तरफ क्यों नहीं किया, 14 से वापस लौट के 10 तक क्यों आया? स्पष्ट है कि जो मूर्त चीजें हैं वो बच्चे को आसान होती है लिखने में, और एक पैटर्न बनाता है, वो क्रम बनाता है। पैटर्न के बारे में हमने संख्या पूर्व अवधारणाओं में बात की थी, बच्चा पैटर्न बनाएगा, उस पैटर्न के बनाने के गुण का इस्तेमाल हम अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कि 14 चीजें थी, एक कम हुई 13 चीजें बनी, एक कम हुई 12 चीजें बनी, एक और कम हुआ 11 चीज बनी, एक और कम हुआ 10 चीजें हुई। 10 को लिखा कैसे है देख रहे हैं, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1 से कम 0। तो इस तरह से उसने 10 को बनाने पे काम किया। तो जो काम हम बच्चे के साथ कक्षा में करते हैं उसके ढंग को थोड़ा सा बदल ले, थोड़ा सा गणितीय कर लें, थोड़ा साइंटिफिक बना दें उसको, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और सब कुछ निकल के बच्चे के पास से आता है। कहीं पर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि 10 को ऐसा लिखो, 11 को ऐसा लिखो, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12। इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। बस बच्चे को एक तर्क हम दे दें और उसके पहले की तैयारी करा दें तो बच्चा खुद ब खुद चीजों को बनाना सीख जाता है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे शिक्षक साथी इस तरह से बच्चे के साथ काम करके देख लें। उन बच्चों के साथ काम कर लें जिन्होंने 10 11 12 लिखना पहले से सीख लिया, उनके साथ भी काम करें, उनको अब बनाने की बात कहें, देखें कैसे बनाते हैं। अब ये फर्क आएगा कि जब वो 10 11 12 लिखेगा तो समझ के साथ लिखेगा कि 12 को मैं ऐसा ही क्यों लिख रहा हूँ। तो सर एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं रुकूं बिल्कुल और थोड़ी बिल्कुल सी सर। आपके जवाब से। इसमें आपने बहुत बड़ा मतलब फिलोसफिकल एलिमेंट जोड़ा है सर, कि शून्य का इंट्रोडक्शन दहाई में कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि 9 तक तो चला, एकाएक 10 जो बनाते हैं तो 10 को कैसे डिपिक्ट करें। तो ये जो चुनौती है, तो 14 से पीछे आते आते आपने 14 में से 1 घटाया 13 बनाया, 13 में से 1 घटा के 12 बनाया, 12 में से 1 घटा के 11, 11 में से 1 गया, तो फिर तो एक ही बंडल बचा। अब वहां जो जी इकाई स्थान पे या जो 11 चल रहा था वहां पे चूंकि कुछ नहीं बचा और हम शून्य बता चुके हैं, तो वो एक शून्य लिख सकते हैं क्या इसको? तो ये बहुत ही क्लियरली सारे अप्रोच को स्टैब्लिश करता है। तो मुझे ये काफी उपयोगी ज्ञान लगता है, जिससे बच्चों को सर। और शिक्षकों को मदद मिल सकती है। बाकी कोई लोग अपनी राय इस पे देना चाहेंगे तो 1 मिनट में बता दें। अंजलि जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अंजलि जी या सरिता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम समय दें, थोड़ा लोग अपना और भी सोचे इस हाँ पे और फिर आगे आए। सर। और तब तक के लिए जो जी आज का सत्र रहा वो बहुत ही सुंदर रहा, और मैं पूरी टीम की ओर से आपको इसके लिए धन्यवाद क्या बोलूंगा मैं, आभार रखूंगा, धन्यवाद नहीं बोलूंगा सर। आप हमारे गार्जियन हैं। और
अब बिल्कुल सर, फिर इसी के साथ अगले सप्ताह मिलते हैं हम रविवार के दिन, और सर तब तक के लिए सर आपको। मेरा एक अनुरोध सर ये रहेगा जी कि सर। जो बातें हुई उस पे अगर काम करें टीचर्स, जी तो सर। जी सर। पता चलेगा कि चीजें काम करती कि नहीं करती। ये तो नहीं तो बिल्कुल थ्योरेटिकल बात हो जाएगी। हालांकि जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ वो मेरे साथी शिक्षकों ने किया है, और इतने विश्वास के साथ मैं इसीलिए बात कर पाता हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, होती हैं, संभव है। नहीं और इसमें हम पूरे गणित को सर इसी तरह से ले जाया जा सकता है। नहीं सर, इसमें हम यहाँ लेकिन जो विनोद आपकी टीम है, विनोद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद सिंह सर। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो कम से कम 4-5 अपने ज्ञानदूत से विशेष सीधा संपर्क करके उनको इसके लिए प्रेरित करें, और वो प्रयोग करके हमें कक्षा में बताएं। विनोद सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर, मैं सारे लोगों से अभी संपर्क करता हूं सर, और निश्चित तौर पे आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो उन लोग पूरा करेंगे सर। बिल्कुल सर, तो थोड़ा इसमें हमको आपका सहयोग चाहिए विनोद सर, तो ध्यान देंगे आप। और बाकी हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बिंदु का प्रयोग करें। पहले तो खुद समझे, खुद समझ के कैसा लगता है वो बताएं, और खुद समझने के बाद यदि ठीक लगता है तो प्रयोग करके बच्चों के साथ कैसा लगता है वो बताएं, तब जाके हमारा चेन पूरा होता है। तो इतना ही कहना है। जी सर। जी जी जी। आ, तो धन्यवाद सर, और फिर सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।